हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अभी विजन। आज हम सभी यूनिटरी गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। और यदि आपको चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, या फिर आप टेलीग्राम ऐप पर जाकर अभी विजन सर्च करें तथा हमारे चैनल के टेलीग्राम ग्रुप को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको पॉलिटिकल साइंस के पीडीएफ्स एवं इम्पोर्टेंट नोट्स अवेलेबल होंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। एकात्मक शासन के अनुसार ऑप्शन ए है सारी शक्तियां केंद्र में निहित होती हैं। ऑप्शन बी है सारी शक्तियां स्थानीय शासन में निहित होती हैं। ऑप्शन सी है शक्तियों का विभाजन केंद्र और स्थानीय सरकार में हो जाता है। और ऑप्शन डी है केंद्रीय शासन बहुत कमज़ोर होता है। आपको बताना है कि यूनिटरी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, बताइए। वीडियो को पॉज कर लीजिए और आप अपना आंसर खुद से देने की कोशिश कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं। अगर आपने यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को पढ़ रखा होगा तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से आंसर कर पाएंगे। बताइए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एकात्मक शासन के अनुसार सारी शक्तियां कहाँ पे निहित होती है? केंद्र में निहित होती है। सारी शक्तियां केंद्र में निहित होती है। नेक्स्ट है एकात्मक राज्य वह है जिसमें सब शक्तियां व अधिकार एक केंद्र के पास होते हैं, जिसकी इच्छा व जिसके प्रतिनिधि वैधानिक रूप से संपूर्ण क्षेत्र में सर्वशक्तिमान होते हैं। किसने कहा था? आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट किनका है। ऑप्शन ए है लास्की, ऑप्शन बी है वियर, ऑप्शन सी है फाइनर, ऑप्शन डी है एविडाइसी। बताइए कि ये स्टेटमेंट किनके द्वारा कहा गया है। स्टेटमेंट को ध्यान से रीड कीजिए। स्टेटमेंट कहता है कि एकात्मक राज्य वह है जिसमें सब शक्तियां व अधिकार एक केंद्र के पास होती है, जिसकी इच्छा व जिसके प्रतिनिधि वैधानिक रूप से संपूर्ण क्षेत्र में सर्वशक्तिमान होते हैं। बताइए, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइनर। फाइनर के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है। तो आप अच्छे से लर्न कर लीजिए इस स्टेटमेंट को, और अब ध्यान में रखेंगे कि ये स्टेटमेंट फाइनर महोदय के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब संविधान द्वारा सरकार को सब शक्तियां एक अकेले केंद्रीय अंग अथवा अंगों को दी जाए, जिससे स्थानीय सरकार अपनी शक्ति व स्वायत्तता यथार्थ में जीवन प्राप्त करती है, तब एकात्मक सरकार होती है। किसका कथन है आपको बताना है। ऑप्शन ए है प्रोफेसर केसी वियर, ऑप्शन बी है हेरल्ड जी लास्की, ऑप्शन सी है डॉक्टर गार्नर, ऑप्शन डी है ब्राइस। बताइए कि ये जो स्टेटमेंट है वो किनका है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा गार्नर महोदय के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है कि जब संविधान द्वारा सरकार को सब शक्तियां एक अकेले केंद्रीय अंग अथवा अंगों को दी जाए, जिससे स्थानीय सरकार अपनी शक्ति व स्वायत्तता यथार्थ में जीवन प्राप्त करती है, तो एकात्मक सरकार होती है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो गार्नर महोदय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। एक केंद्रीय शक्ति के द्वारा सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग किया जाना ही एकात्मक शासन है। आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट किनका है।
ऑप्शन ए है विलोबी का, ऑप्शन बी है फाइनर का, ऑप्शन सी है डाइसी का, या फिर ऑप्शन डी गार्नर का। बताइए कि ये स्टेटमेंट किनका है। एक केंद्रीय शक्ति के द्वारा सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग किया जाना ही एकात्मक शासन है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डाइसी का। एवी डाइसी जी का ये स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इन स्टेटमेंट को आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकता है। निम्नलिखित में से किस देश में एकात्मक सरकार कार्यरत है? ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी है ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन सी है रूस और ऑप्शन डी है भारत। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा देश है जिनमें यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। बताइए, एकात्मक सरकार कार्यरत है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन में एकात्मक सरकार कार्यरत है, तो याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस देश में एकात्मक सरकार कार्यरत नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा देश है जिनमें एकात्मक सरकार कार्यरत नहीं है। नहीं है पे फोकस करना है कि किस देश में एकात्मक सरकार कार्यरत नहीं है। ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है बेल्जियम, ऑप्शन सी है जापान या फिर ऑप्शन डी कनाडा। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? कनाडा। कनाडा में एकात्मक सरकार कार्यरत नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, एकात्मक शासन प्रणाली में सर्वोच्च शक्तियां, ऑप्शन ए है स्थानीय सरकारों में निहित होती है, ऑप्शन बी है राजनीतिक सहायक भागों में निहित होती है, ऑप्शन सी है केंद्रीय सरकार में निहित होती है, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव अर्थात उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आई होप कि इस क्वेश्चन को आप सभी लोग आंसर कर पाएंगे। बताइए, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्रीय सरकार में निहित होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एकात्मक शासन प्रणाली में सर्वोच्च शक्तियां कहाँ निहित होती है? केंद्रीय सरकार में। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होता है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को हम लोगों को चूज करना है। ऑप्शन ए है एकात्मक शासन में सभी शक्तियां केंद्रीय होती है, ऑप्शन बी है प्रांतीय या स्थानीय इकाइयां केवल केंद्रीय शासन से ही अपनी शक्तियां ले सकती है, ऑप्शन सी है प्रांतीय या स्थानीय इकाइयां केवल केंद्रीय शासन की एजेंट होती है, ऑप्शन डी है प्रांतीय या स्थानीय इकाइयां अपनी शक्तियां देश के संविधान से लेती है, केंद्रीय शासन से नहीं लेती है। आपको बताना है कि ये जो 4 स्टेटमेंट दे रखा है, इन 4 स्टेटमेंट से वो कौन सा स्टेटमेंट है जो रॉन्ग है, जो इनकरेक्ट है, जो गलत है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ा कीजिए आप सभी लोग, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए, रीड कीजिए उसको अच्छी तरह से कंसंट्रेशन के साथ, उसके बाद ही आंसर देने की कोशिश कीजिए। ये सारे बेसिक्स क्वेश्चन हैं, ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमेशा एग्जाम में आते हैं और पहले भी पूछे गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी रॉन्ग स्टेटमेंट है। प्रांतीय या स्थानीय इकाइयां अपनी शक्तियां देश के संविधान से लेती है, केंद्रीय शासन से नहीं। ये जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। ये स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है। कैसे? तो देखिए एकात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है कि जो स्थानीय या प्रांतीय इकाइयां हैं वो अपनी शक्तियां जो है
वो देश के संविधान से प्राप्त नहीं करती है बल्कि केंद्रीय शासन से प्राप्त करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट उनको शक्ति प्रदान करता है, ये बात आप याद रखेंगे। उन्हें उस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से शक्ति नहीं मिलती है बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से शक्ति प्राप्त होती है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, एकात्मक शासन की सरकार में केंद्रीय सरकार, ऑप्शन ए है, स्थानीय सरकार की शक्तियों और सीमाओं में परिवर्तन या खत्म कर सकती है। ऑप्शन बी है, स्थानीय सरकार की शक्तियों को नहीं ले सकता है। ऑप्शन सी है, स्थानीय सरकार की शक्तियों को कभी नहीं समाप्त कर सकती है। ऑप्शन डी है, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एकात्मक शासन की सरकार में केंद्रीय सरकार स्थानीय सरकार की शक्तियों और सीमाओं में परिवर्तन या खत्म कर सकती है। ये बात आप याद रखिएगा, क्योंकि स्थानीय सरकार को जो शक्ति मिलती है वो केंद्रीय सरकार के द्वारा ही प्राप्त होती है। तो इसलिए केंद्रीय सरकार जब चाहेगी उसकी शक्तियों को छीन सकती है, समाप्त कर सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, 1919 के एक्ट के अधीन भारत सरकार का स्वरूप जो था वो क्या था, आपको बताना है। ऑप्शन ए है संघीय था, ऑप्शन बी है एकात्मक था, ऑप्शन सी है आंशिक संघीय और आंशिक एकात्मक था, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए, फेडरल गवर्नमेंट था उस समय, या यूनिटरी गवर्नमेंट था, या पार्शियली फेडरल एंड पार्शियली यूनिटरी था, या उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। 1919 के एक्ट के अधीन भारत सरकार का स्वरूप जो था वो यूनिटरी था, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, शासनों का वर्गीकरण एकात्मक तथा संघात्मक दृष्टि से किस आधार पर किया जाता है। शासनों का जो वर्गीकरण किया गया है एकात्मक तथा संघात्मक में, वो किस बेसिस पर किया गया है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका के संबंधों के आधार पर। ऑप्शन बी है कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के संबंधों के आधार पर। ऑप्शन सी है केंद्र तथा राज्यों के संबंधों के आधार पर। ऑप्शन डी है व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर। बताइए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्र तथा राज्यों के संबंधों के आधार पर शासनों का वर्गीकरण एकात्मक तथा संघात्मक रूप में किया जाता है। देखिए, शक्तियों के केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण के आधार पर शासन प्रणाली को दो भागों में बांटा जाता है। एक है संघीय शासन प्रणाली और दूसरा है एकात्मक शासन प्रणाली। तो आप सभी याद रखेंगे कि यदि शक्ति संविधान के द्वारा केंद्र को भी मिलती है, केंद्र को भी प्राप्त होती है और राज्यों को भी प्राप्त होता है, तो उसे संघात्मक शासन प्रणाली कहा जाता है। और यदि शक्ति संविधान के द्वारा सिर्फ केंद्र को प्राप्त होते हैं तो उसे एकात्मक शासन प्रणाली कहा जाता है। तो पावर के सेंट्रलाइजेशन अगर एक जगह होता है, पावर का सेंट्रलाइजेशन यदि एक स्थान पर होता है सिर्फ सेंटर में, तो उसे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और पावर जो है वो डिसेंट्रलाइज होती है सेंटर और स्टेट में, तो उसे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। तो केंद्र तथा राज्यों के संबंधों के आधार पर शासनों का वर्गीकरण एकात्मक तथा संघात्मक दृष्टि से किया जाता है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, एकात्मक शासन में केंद्र तथा राज्यों की स्थिति कैसी होती है। ऑप्शन ए है केंद्र तथा राज्य
अपने अपने क्षेत्रों में सर्वोच्च होते हैं। ऑप्शन बी है केंद्र तथा राज्य समान है। ऑप्शन सी है केंद्र राज्यों की तुलना में कमजोर है। ऑप्शन डी है केंद्र सर्वशक्तिशाली है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आई होप कि इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर पाएंगे। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आपका यदि क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केंद्र सर्वशक्तिशाली होती है। एकात्मक शासन में केंद्र तथा राज्यों की स्थिति कैसी होती है, इनमें जो केंद्र होता है वो सबसे शक्तिशाली होता है, सर्वशक्तिशाली होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। ये सारे बेसिक क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से रीड कीजिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। एकात्मक शासन में राज्यों के पास किस प्रकार की शक्तियां होती हैं, आपको बताना है कि एकात्मक शासन में राज्यों के पास किस प्रकार की शक्तियां होती हैं। ऑप्शन ए है राज्यों के पास संवैधानिक शक्तियां होती है। ऑप्शन बी है उनके पास वे ही शक्तियां होती है जो केंद्र द्वारा दी जाती है। ऑप्शन सी है उनके पास मौलिक शक्तियां होती है। ऑप्शन डी है उपर्युक्त किसी प्रकार की शक्तियां नहीं होती है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बताइए, मौलिक होना चाहिए, प्रिंटिंग मिस्टेक है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एकात्मक शासन में राज्यों के पास वे ही शक्तियां होती हैं जो केंद्र द्वारा दी जाती है। मैंने आपको बताया कि एकात्मक शासन प्रणाली में राज्यों को संविधान के द्वारा शक्ति प्रदान नहीं की जाती है, बल्कि शक्तियां उन्हें केंद्र द्वारा प्रदान की जाती है। तो ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, एकात्मक शासन में किस प्रकार का संविधान होना चाहिए। आपको बताना है कि जहाँ पे जिस कंट्री में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ पे किस प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन का होना आवश्यक है। ऑप्शन ए है लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन बी है अलिखित संविधान, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। बताइए इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट मीन्स कि ये दोनों संविधान हो सकते हैं, या रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा या फिर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ये दोनों होगा, दोनों ही चलेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एकात्मक सरकार का गुण नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा स्टेटमेंट है जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के क्वालिटी को, उसके फीचर को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ऑप्शन ए है इस प्रणाली में केंद्र बहुत शक्तिशाली होता है। ऑप्शन बी है इस प्रणाली में प्रशासन में कुशलता आ जाती है। ऑप्शन सी है इस प्रणाली में प्रशासनीय एकरूपता आती है। ऑप्शन डी है यह प्रणाली बड़े देशों के लिए उपयुक्त है। बताइए कि कौन सा एक ऐसा फीचर है, कौन सा एक ऐसा क्वालिटी है जो एकात्मक सरकार की नहीं है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में बोला जा रहा है कि यह प्रणाली बड़े देशों के लिए उपयुक्त है। यह प्रणाली बड़े देशों के लिए उपयुक्त है, जबकि एकात्मक शासन की आलोचना इसी आधार पर की जाती है कि यह जो शासन प्रणाली है वह उन देशों के लिए अनुपयुक्त है जिन देशों का क्षेत्रफल विशाल है एवं जहां विभिन्न धर्म एवं विभिन्न संस्कृतियों के लोग रहते हैं। जिन देशों का क्षेत्रफल विशाल है उन देशों के लिए यह जो शासन प्रणाली है वो अनुपयुक्त है, लेकिन यहाँ स्टेटमेंट दे रखा है उपयुक्त है। तो ये जो है ये स्टेटमेंट यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट
को नहीं दर्शाता है। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए ये सही स्टेटमेंट नहीं है, उसके क्वालिटी को, उसके फीचर्स को नहीं बतलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एकात्मक सरकार का गुण नहीं है? आपको बताना है कि वो कौन सा स्टेटमेंट है जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के क्वालिटी को नहीं बताता है। ऑप्शन ए है यह एक कम खर्चीली शासन व्यवस्था है। ऑप्शन बी है इसमें इकहरी नागरिकता होती है, सिंगल सिटीजनशिप। ऑप्शन सी है यह छोटे देशों के लिए बहुत उपयुक्त है। ऑप्शन डी है इसमें निर्णय होने में बहुत देर होती है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, बताइए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें कहा जा रहा है कि इसमें निर्णय होने में बहुत देर होती है। तो देखिए, एकात्मक सरकार की जो प्रणाली होती है उसमें यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो फीचर होता है उसमें हम देखते हैं कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो एक कम खर्चीली शासन व्यवस्था है, कम खर्चीली शासन व्यवस्था है। इसका ये एक गुण है कि ये एक कम खर्चीली शासन व्यवस्था है। और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इकहरी नागरिकता पाई जाती है, सिंगल सिटीजनशिप की व्यवस्था होती है। बिल्कुल, ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है। यह छोटे देशों के लिए बहुत उपयुक्त है। बिल्कुल, यह विशाल जनसंख्या वाले देशों के लिए अनुपयुक्त है, लेकिन छोटे देशों के लिए ये उपयुक्त है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि इसमें निर्णय होने में बहुत देर होती है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि इसमें निर्णय होने में देर नहीं लगती है, बल्कि निर्णय तुरंत ले लिया जाता है। इसमें निर्णय जल्द हो जाता है, यह जल्द निर्णय करने में सक्षम होता है, क्योंकि शासन की सभी शक्तियां केंद्रीय अधिकारियों में निहित होती है। तो इसलिए निर्णय तुरंत हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एकात्मक सरकार के दोष से संबंधित नहीं है? आपको बताना है कि इनमें कौन सा वो कथन है जो एकात्मक सरकार के दोष से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है इसमें केंद्रीय सरकार के निर्देश बनाने का भय रहता है। ऑप्शन बी है इसमें स्थानीय सरकारों की अवहेलना की जाती है। ऑप्शन सी है यह नौकरशाही को जन्म देती है। ऑप्शन डी है यह स्थानीय उपक्रम को उठाती है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एकात्मक सरकार का दोष नहीं है। देखिए, इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। ये एकात्मक सरकार के दोष से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। देखिए, इसमें केंद्रीय सरकार के निर्देश बनाने का भय रहता है। बिल्कुल, ये एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का दोष है। ऑप्शन बी है इसमें स्थानीय सरकारों की अवहेलना की जाती है। ये भी बात बिल्कुल सही है। यह नौकरशाही को जन्म देती है, ब्यूरोक्रेसी को जन्म देती है। ये भी बात बिल्कुल सही है। लेकिन यह स्थानीय उपक्रम को उठाती है, यह इसका दोष नहीं है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, एकात्मक सरकार स्थानीय उपक्रम को दबाती है। स्टेटमेंट को ध्यान से रीड कीजिए। सार्वजनिक कार्यों में नागरिकों की रुचि को प्रोत्साहित करने की बजाय निरुत्साहित करती है। स्थानीय सरकारों के महत्व को नष्ट करती है तथा केंद्रीय नौकरशाही के विकास को सरल बनाती है। आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट किनका है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। गार्नर महोदय का ऐसा कहना है कि एकात्मक सरकार स्थानीय उपक्रम को दबाती है, सार्वजनिक कार्यों में नागरिकों की रुचि को प्रोत्साहित करने के बजाय निरुत्साहित करती है, स्थानीय सरकारों के महत्व को नष्ट करती है तथा केंद्रीय नौकरशाही के विकास को सरल बनाती है। तो गार्नर महोदय का ये स्टेटमेंट है, आप सभी लर्न कर लीजिएगा।
बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। देखिए, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में आप कुछ जान लीजिए। मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बता देता हूँ, जिसमें फर्स्ट है कि शक्तियों के केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण के आधार पर शासन प्रणालियों को दो भागों में बांटा जाता है। याद रखेंगे आप सभी कि शक्तियों के केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण के आधार पर शासन प्रणाली को दो भागों में बांटा जाता है। यदि शक्ति एक स्थान पर केंद्रित है तो उसे एकात्मक शासन प्रणाली कहा जाएगा, और शक्ति यदि एक से ज़्यादा स्थान पर केंद्रित है तो उसे संघात्मक शासन प्रणाली कहा जाएगा। शक्ति यदि सिर्फ सेंटर के अंतर्गत केंद्रित है तो उसे एकात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत आप रख सकते हैं, और शक्ति का बंटवारा सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के बीच किया गया है तो उसको आप संघीय शासन प्रणाली का दर्जा दे सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो आपको ध्यान में रखना है कि भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, नाइजीरिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान ऐसे देश हैं जिनमें संघीय शासन प्रणाली है। याद रखना है आप सभी को। मैंने क्या कहा, आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। भारत, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, नाइजीरिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, ये ऐसे देश हैं जिनमें संघीय शासन प्रणाली है, अर्थात वहाँ शक्ति, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। पावर जो है डिसेंट्रलाइज है, पावर एक स्थान पर केंद्रित नहीं है, बल्कि पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के बीच किया गया है। और ब्रिटेन, फ्रांस, नेपाल आदि ऐसे देश हैं जिनमें एकात्मक शासन प्रणाली विद्यमान है। याद रखेंगे आप सभी। एकात्मक शासन में शक्तियों का प्रयोग एक ही स्थान से होता है। एकात्मक शासन में शासन की संपूर्ण शक्ति एक केंद्रीय सरकार में निहित होती है, आपको याद रखना है। और पूरे देश के लिए एक ही कार्यपालिका, एक ही व्यवस्थापिका और एक ही न्यायपालिका होती है। पूरे देश के लिए एक ही कार्यपालिका होगी, एक ही एग्जीक्यूटिव होगा, एक व्यवस्थापिका होगी, एक लेजिस्लेचर होगा और एक ही न्यायपालिका होगी, एक ही जुडिशियरी होगा। एकात्मक देशों में भी स्थानीय सरकारें होती हैं, लेकिन उन्हें शक्तियां संविधान द्वारा नहीं मिलती हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि एकात्मक शासन प्रणाली वाले देशों में स्थानीय सरकारें नहीं होती है, दैट मीन्स कि लोकल गवर्नमेंट नहीं होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, वहाँ भी स्थानीय सरकारें होती है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ जो स्थानीय सरकारों को जो शक्ति प्राप्त होती है वो उस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से नहीं बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्राप्त होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें शक्ति प्रदान करते हैं। इस बात का जिक्र मैंने क्वेश्चन के अंतर्गत भी किया है। और एकात्मक शासन में कई सारे गुण होते हैं, जैसे एकात्मक शासन संगठित शासन माना जाता है और इसमें शासन व्यवस्था बहुत ही लचीली होती है, फ्लैक्सिबल होती है। शासन की सभी शक्तियां केंद्रीय अधिकारियों में होती है, इसलिए शासन में एकता पाई जाती है। और एकात्मक शासन को एक दृढ़ शासन माना जाता है, क्योंकि ये एक किसी भी इशू पर, किसी भी मैटर में जल्द निर्णय लेने के लिए यह सक्षम होता है। एकात्मक शासन को कम खर्चीला भी माना जाता है, क्योंकि इसमें केंद्र और राज्यों के स्तर पर दो प्रकार की संस्थाएं नहीं होती है। लेकिन फिर भी एकात्मक शासन की आलोचना अनेक आधारों पर की जाती रही है। कुछ आलोचकों का कहना है कि अधिक केंद्रीकरण के कारण, पावर का सेंट्रलाइजेशन होने के कारण स्थानीय स्वशासन का विकास अवरुद्ध हो जाता है। इसमें लोकल गवर्नमेंट जो है उसका जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाता है। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंतर्गत अधिक केंद्रीकरण होने के कारण स्वेच्छाचारी शासन का भय बना हुआ रहता है, निरंकुशता का भय बना हुआ रहता है।
और यह शासन प्रणाली उन देशों के लिए अनुपयुक्त मानी जाती है जिन देशों का क्षेत्रफल बहुत विशाल है एवं जहां विभिन्न धर्म एवं विभिन्न संस्कृतियों के लोग रहते हैं। तो इन सभी बातों को आप ध्यान में रखेंगे। आप चाहें तो हमारी बातों को रिपीट करके सुन सकते हैं और इन सारी बातों को आप अपने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखनी है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। और आपको ये भी बात याद रखनी है कि किन किन देशों में एकात्मक सरकारें हैं, जैसे कि इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, जापान, अफगानिस्तान, ईरान आदि ऐसे देश हैं जिनमें एकात्मक सरकार की प्रणाली है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो आप सभी याद रखेंगे, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। लाइक आप अधिक से अधिक करें। आप लाइक करते हैं तो हमको मोटिवेशन मिलता है। कमेंट करें अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो। अपने सारे उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हों। और ये जो वीडियो है वो अन्य कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ये सभी आप लोग जानते हैं। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।